नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आशा जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 साल पहले रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी में उनके पति को अपने आगोश में ले लिया था। जीवन साथी के चले जाने से आशा जी अंदर तक टूट चुकी थी। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली आ गई। उनका जीवन एकदम बदल सा गया था। पति का साथ तो छूट ही गया था, लेकिन साथ साथ उनकी 40 वर्षों की बनी बनाई गृहस्थी भी छूट गई। और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय सुख दुख में साथ रहता था। महानगर के पार्क में बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी आशा जी अपने विचारों में खो सी गई थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे, तो कुछ योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन आशा जी अपनी ही दुनिया में विचार कर रही थी। तभी एक आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आशा जी ने देखा कि लगभग 65-70 साल का एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठे हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी आशा जी ने बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार उनसे किसी ने बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम मनोहर है। मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने चले गए और आशा जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, जिनकी ज़िंदगी में दुख ना हो उन्हें तो ज़िंदगी खूबसूरत ही लगेगी। ज्ञान देना तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है ये तो हम ही जाने। अब तो आशा जी रोज़ पार्क में जाने लगी और लगभग हर रोज़ ही मनोहर जी से नमस्ते राम राम हो जाती थी। एक दिन मनोहर जी ने पूछा कि कहीं आप बाहर से आई हैं? तो आशा जी बोली, दरअसल पहले मैं लखनऊ में रहती थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद हैं, इसलिए देखभाल के लिए मेरे बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद लखनऊ में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरी बेटी का ससुराल भी यहीं दिल्ली में है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा। ये सोचकर यहाँ चली आई। फिर मनोहर जी बोले, यहाँ दिल्ली शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप था, जहाँ हम सब लोग एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और हंसते बतियाते हैं। कभी भजन गाते हैं, तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं। कभी जन्मदिन मनाते हैं, तो कभी त्योहार। उनकी बातें सुनकर आशा जी को खुशी हुई और उनकी ग्रुप में शामिल होने की
इच्छा जताई तो मनोहर जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतम लोग जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई। आशा जी ये देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर आशा जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज सुबह और शाम को उन लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर आशा जी अपनी बेटी को फोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें किया करती थी। माँ हम उम्र के लोगों के साथ मिलजुल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन आशा जी ने नोटिस किया पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग लोग उनसे बड़े थे, परंतु सभी स्वस्थ दुरुस्त थे और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। ये सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर लाई और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी में रखी अपने पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से बोली। ये हुई ना बात शाम के समय। जैसे ही पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, इस समय उनकी भूख की नज़र उन पर पड़ी। देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, ये सब क्या है माँ? उसने झट से अपने पति अजय को आवाज़ लगाई, देखिए तो जरा आखिर हो क्या गया है आपकी माँ को? ये क्या सजने संवरने की उम्र है? जैसे ही बेटे ने उनकी तरफ मुंह पर देखा, मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर आशा जी का दिल टूट गया और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उनका पार्क जाने का मन नहीं हुआ। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक तो मैंने बहू को भी किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा मजाक बना दिया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय आशा जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए पार्क में चली गई। आशा जी अपने लिए जीने लगी थी। उनके पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक
वह अपने बेटा बहू को देती आई थी, लेकिन इस महीने उन्होंने पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई, जिनके साथ बाजार जाकर अपने लिए मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आई थी। लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फालतू खर्चा करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा देती नहीं। उनके आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर आशा जी का बेटा अजय उनके पास आया और कहने लगा, माँ, इस बार अपनी पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर आशा जी हैरान रह गईं। तभी उनकी बहू बोली, अरे इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची करना क्या अच्छी बात है? पार्क क्या जाने लगी? आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गई। इस समय आशा जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है। अब तुम मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। आशा जी पाक कला में बहुत निपुण थीं। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया। वह अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन मनोहर जी ने खाने से मना कर दिया। तो आशा जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है? तो मनोहर जी बोले, गाजर का हलवा तो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर पर मुझे बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना छोड़ दिया। फिर आशा जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर मनोहर जी कुछ बोल नहीं पाए। आँखों से तो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चले गए। 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन मनोहर जी पार्क में नहीं आए। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। आशा जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही वह घर जाने के लिए पार्क से निकली तो उनके कदम मनोहर जी के घर की ओर मुड़ गए। पार्क से गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मनोहर जी ने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी आशा जी को देखा तो फिर चौंक गए और बोले, और फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर आशा जी हैरान रह गईं और फिर बोली, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन घर पर आपकी
देखभाल के लिए कोई नहीं है। तुम मनोहर जी बोले, दरअसल मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। यह बात सुनकर आशा जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और जब अपनी बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर आशा जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फोन करके बुलाया। मनोहर जी बहुत मना किए। आशा जी बोली, क्या बात कर रहे हो? आप जैसे व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? थोड़ी देर में उनकी मदद से आशा जी मनोहर जी को डॉक्टर के पास ले गई। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी थी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। आशा जी अपने ग्रुप की 2 अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों समय का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ली। समय समय पर आशा जी उन्हें दवाइयाँ लेने के लिए हिदायत देती रहती। कुछ ही दिनों में मनोहर जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन आशा जी उनसे पूछ ही बैठी थी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? आज आशा जी की बात को मनोहर जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है आशा जी, शादी के 10 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था। एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। किरण के लिए बोलते बोलते मनोहर जी का गला रूंधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और आप दोनों का प्यार मैंने उसे अकेले ही दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखा बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहा हूँ, यह कहकर बेटा बहू निकले थे। बाद में पता चला जिस मकान में हम लोग रहते हैं, वह मकान बेटा ने अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया।
महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी नहीं आया। फिर भरी आंखों से मनोहर जी बोले, अगर मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा एचडी में ना रखा होता तो मैं सड़क पर आ जाता। इस पैसों से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते मनोहर जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। आशा जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहिए और आप ये बात भूल गए। हम दोनों को एक दूसरे में ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन आशा जी पार्क गई तो देखकर हैरान रह गई। ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगाया हुआ था। जैसे ही वह वहां तक पहुंची तो जोर से सभी लोग चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो आशा जी। आशा जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों को इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। केक काटकर मोबाइल में तस्वीर ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी आशा जी को तोहफे में दी। फिर आशा जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तभी मनोहर जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर आशा जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नजर उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो अजय, थैंक यू सो मच। तभी अजय चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी आशा जी फ्रेश होकर आई और बोली, ये साड़ी मेरी है। बहू फिर बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी? ये साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही उसने साड़ी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आशा जी ने वही साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास की तरफ देखते रह गई। आशा जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था ना, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे ये तोहफा दिया। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों जोर से बोले, आपका जन्मदिन था? आज यह कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाती नहीं हो ना, इसीलिए हमें याद नहीं रहा। इस समय आशा जी अपने पुराने समय की यादों में खो गई। जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पूरा दिन रसोई घर में खड़े होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर
पार्टी देती, लेकिन फिर सोचने लगी, समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है, बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन आशा जी पार्क में गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर जल्दी आ गए। बहू की नजर सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर है तो वह दंग रह गई और फिर नमक मिर्च लगाकर अपने पति को मनोहर जी के द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज को दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में ही खुद दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही आशा जी घर वापस लौटी तो बेटा और बहू दोनों जैसे तैयार ही थे माँ पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वे उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। आशा जी निशब्द रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही तुमने अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए घर में पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? आशा जी के मुंह से 2 टूक सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे थे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद आशा जी अपने पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और धम से जमीन पर गिर गई। उनके बाजू में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत पापा को फोन लगाकर सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी घर आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्हें पता चला कि उनके बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाकर और दवाइयाँ देकर उन्हें शाम तक घर भेज दिया, लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया। मनोहर जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटे हुए आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पका कर रख जाती और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना जरूरी नहीं समझा। आशा जी को उठने बैठने में परेशानी होती थी। बेटे बहू का आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। इस समय दरवाजे की घंटी बजी। बेटा और बहू अंदर आ गए और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या धर्मशाला? जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारे पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे
कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर होगा। बहू की यह बात सुनकर आशा जी चुपचाप लेटी रही। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी, उनके रहते मजाल है कि कोई मुझ पर उंगली उठा सके, और आज बहू के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हूँ। दिन बीतने लगे। करीब 1.5 महीने बाद आशा जी का प्लास्टर उतार दिया गया और फिर से पार्क जाने लगी। धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी, लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। और बेटा सब कुछ सुनकर अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन आशा जी ने ठान लिया, जीवन की सांझ तो हो ही चुकी है, कब इस जीवन का अंत हो जाए तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मुँह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोका तो आशा जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तभी उनकी बहू बोली, पंख जो लग गए हैं आपके, आप तो आप आज़ाद घूमेंगी। बदले में आशा जी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरा करूँगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती थी कि काम वाली बाई लगा सकें और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाएं। अब आशा जी अपनी जिंदगी सुकून से जी रही थी।